1762 तक इमैनुअल कांट एक ज़हनी एतबार से इंतहाई खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहा था। उसका ये कहना था कि उस वक्त तक जो सिस्टम ऑफ फिलॉसफी वो अपने तालिब इल्मों को पढ़ा रहा है, यानी कि लाइबनिज़ और वुल्फ का दिया गया निज़ाम सोच, निज़ाम फ़िक्र, वही दुरुस्त है और उस हवाले से कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं। मगर फिर उसने एक स्कॉटिश फ़लसफ़ी को पढ़ा जिसने उसकी दुनिया को हिला दिया, और वो खुद कहता है कि मैं जिस खुद एतमादी की नींद में सोया हुआ था उससे मुझे एक फ़लसफ़ी ने जगा दिया। उस फ़लसफ़ी का नाम था डेविड ह्यूम। डेविड ह्यूम की पैदाइश 1711 में हुई और अपनी नौजवानी में ही उन्होंने अपने इनकलाबी ख़यालात तहरीर कर लिए थे। लेकिन उस ज़माने के अंदर ख़यालात, आप समझ सकते हैं, सिर्फ आहिस्ता आहिस्ता ही सफ़र कर सकते थे। और 1760 की दिहाई थी जब ह्यूम का काम कोनिग्सबर्ग की उस लेक्चर के ज़हन को परेशान करने लगा, यानी कि इमैनुअल कांट को। मगर डेविड ह्यूम के ख़यालात जब इमैनुअल कांट तक पहुँचे तो फिर इमैनुअल कांट के ज़हन के अंदर, दिमाग के अंदर, वो कहता है एक अर्थक्वेक, एक ज़लज़ला पैदा हुआ। ह्यूम तजरबियत पसंद था, जिसको हम आज अंग्रेज़ी में कहते हैं एम्पिरिसिस्ट। इसका मानना था कि इंसानी इल्म मुकम्मल तौर पर तजर्बे से आता है, हमारी सेंसेशन से आता है, हमारे एक्सपीरियंसेस से आता है। जो हम देखते हैं, सुनते हैं, छूते हैं, चखते हैं, सूंघते हैं, इन्हीं चीज़ों से हमारा इल्म पैदा होता है। कोई पैदाइशी ख्यालात नहीं होते, कोई ऐसी सच्चाइयाँ नहीं जो जहन में पहले से मौजूद हों। हम खाली तख्ती के तौर पर शुरू करते हैं और दुनिया हम पर लिखती चली जाती है। ये बात बज़ाहिर माकूल लगती है, लेकिन ह्यूम ने इस मंतक को ऐसे नताइज तक पहुंचाया जो परेशान कुन थे। सबीबियत को देखें, यानी कि कॉजेशन को देखें। हम समझते हैं कि एक चीज़ दूसरे का सबब बनती है, एक चीज़ दूसरे को कॉज करती है। आग पानी को उबालती है, गेंद खिड़की को तोड़ देती है। लेकिन हम असल में क्या देखते हैं? हम आग देखते हैं, फिर पानी को उबलते देखते हैं। हम गेंद को खिड़की से टकराते देखते हैं, फिर शीशा टूटते देखते हैं। हम खुद सबीबियत को कभी नहीं देखते, हम खुद कॉजेशन को कभी नहीं देखते। हम एक वाक़या देखते हैं, फिर दूसरा वाक़या देखते हैं। हम इनके दरमियान ताल्लुक़ फ़र्ज़ कर लेते हैं। ये डेविड ह्यूम का कहना है। और ह्यूम ने कहा मगर ये ताल्लुक़ तजर्बे में बराह रास्त नहीं मिलता। ये वो चीज़ है जो हम खुद शामिल करते हैं। और अगर सबीबियत यानी कॉजेशन महज जहन की आदत हो, हकीकत की कोई हैसियत ना हो, तो साइंस की बुनियादें हिलने लगती हैं। साइंस इस मफरूज़े पर कायम है कि असबाब यानी कॉजेशन काबिल एतमाद तरीके से नताइज पैदा करते हैं, और ये कि जो माजी में हुआ वही मुस्तकबिल में भी होगा। मगर इस मफरूज़े को तजर्बे से साबित नहीं किया जा सकता। डेविड ह्यूम ने यह हमें समझाया, क्योंकि तजर्बा हमें सिर्फ ये बताता है कि क्या हो चुका है, ये नहीं बताता कि क्या होगा। हम ये यकीन रखते हैं कि सूरज कल भी तलू होगा, क्योंकि वो हर दिन पहले तलू होता रहा। लेकिन डेविड ह्यूम ने कहा कि मंतकी तौर पर यह कोई सबूत नहीं, सिर्फ तवक्को है। ह्यूम ने यह नतीजा निकाला कि कतई यकीन, एब्सोल्यूट नॉलेज नामुमकिन है। हम माजी के तजर्बे की बुनियाद पर मुमकिन अकायद रख सकते हैं, मगर सख्त मानों में इल्म हासिल नहीं कर सकते। जिस दुनिया को हम समझते हैं वो कल बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में भी बर्ताव कर सकती है, और हमारे पास इसके खिलाफ कोई अक्ली ज़मानत नहीं। जब कांट ने आखिरकार ह्यूम के इस्तदलाल की पूरी शिद्दत को समझा तो वो हिल कर रह गया। बरसों तक कांट अक़लियत पसंद रवायत को समझता था, मानता था और उसकी पैरवी करता था। लाइबनिज़ और वुल्फ का फ़लसफ़ा जो इसने अपने उस्ताद से सीखा था, इस रवायत का दावा था कि इंसानी अक्ल दुनिया के बारे में लाजमी और यकीनी सच्चाइयाँ दरियाफ्त कर सकती है,
ریاضی اس کی مثال تھی۔ پائتھاگورس کا فارمولا محض ممکن نہیں بلکہ لازمی طور پر سچ ہے۔ عقلیت پسندوں کا خیال تھا کہ اسی درجے کا یقین ما بعد الطبیعیات یعنی میٹا فزکس میں بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ خدا، روح اور حقیقت کی آخری نوعیت کے بارے میں بھی اسی قسم کا پختہ یقین رکھا جا سکتا ہے۔ ہیوم نے اس اعتماد کو پاش کر دیا۔ اگر سارا علم تجربے سے آتا ہے اور تجربہ کبھی یقین نہیں دے سکتا تو پوری عقلیت پسند عمارت ریت پر کھڑی تھی۔ عظیم مابعد الطبیعی نظام محض خیالی محل تھا۔ حتیٰ کہ سائنس، نیوٹن اور اس کے جانشینوں کی عظیم کامیابیاں بھی ایسی بنیادوں پر کھڑی تھیں جو اس بوجھ کو سہارا نہیں دے سکتی تھی۔ کانٹ نے بعد میں لکھا کہ ہیوم نے میری اعتمادی نیند کو توڑ دیا اور قیاسی فلسفے کے میدان میں میری تحقیقات کو بالکل نئی سمت دے دی۔ پرانے مفروضے ختم ہو چکے تھے، پرانے جواب اب کام نہیں کرتے تھے، کچھ نیا بنانا ضروری تھا۔ لیکن کیا؟ انسانی شک کے باوجود سائنس کو کیسے بچایا جائے اور ہیوم کی دکھائی ہوئی حدود کو مانتے ہوئے بھی حقیقی علم کے امکان کو کیسے محفوظ رکھا جائے؟ یہ سوالات اگلے 20 برس تک کانٹ کو پریشان کرتے رہے۔ انہی سوالات نے اسے ایک بالکل نیا فلسفیانہ نظام قائم کرنے پر مجبور کیا، ایسا نظام جو ہیوم کے جواب میں کی گئی سب سے جرأت مندانہ کوشش تھا۔ لیکن یہ حل آسانی سے نہیں ملا اور کانٹ کی اسے دریافت کرنے سے پہلے ایک اور مفکر اس کی انسانوں کے بارے میں سوچ کو ہی بدل دینے والا تھا۔ ہیوم نے کانٹ کے اعتماد کو توڑ دیا تھا، مگر ایک اور مفکر نے اسے اتنی ہی طاقتور چیز دی، انسانی وقار کا ایک ایسا نیا تصور جو اس کے اخلاقی فلسفے کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ ژان ژاک روسو ان تمام فلسفیوں سے مختلف تھا جن سے کانٹ کبھی ملا یا جنہیں اس نے پڑھا۔ جینوا کا یہ منصف وہاں بے قابو تھا جہاں جرمن مفکر منظم تھے، وہاں جذباتی تھا جہاں وہ محتاط تھے، اور وہاں غیر متوقع تھا جہاں وہ طریقہ کار کے پابند تھے۔ اس کی زندگی اسکینڈل سے بھری تھی۔ اس نے اپنے ہی بچوں کو یتیم خانوں میں چھوڑ دیا، تقریباً ہر اس شخص سے جھگڑا کیا جو اس کی مدد کرنا چاہتا تھا، اور یورپ بھر میں اس احساس کے ساتھ گھومتا رہا کہ سب اس کے خلاف ہیں، کبھی حقیقت میں اور کبھی اپنے وہم میں۔ اس کی تحریریں جذبات سے بھری ہوئی تھیں، ایسے محسوس ہوتا تھا کہ جیسے آگ لگی ہوئی ہے۔ اس کے خیالات خطرناک سمجھے جاتے تھے اور اس نے ایمینول کانٹ کو بدل کر رکھ دیا۔ روسو کو پڑھنے سے پہلے کانٹ نے بعد میں اعتراف کیا کہ وہ ایک طرح کا فکری متکبر تھا، غرور کرتا تھا۔ وہ علم کو سب سے زیادہ اہمیت دیتا تھا، ذہن کی ترتیب کو سب کچھ سمجھتا تھا اور ان لوگوں کو کمتر سمجھتا تھا جنہیں تعلیم حاصل نہیں تھی، عام لوگ، کسان، کاریگر، مزدور۔ اسے ان علماء اور سائنسدانوں سے کمتر دکھائی دیتے تھے جو علم کے پیچھے لگے رہتے تھے۔ اس کے نزدیک ذہنی زندگی ہی سب سے اعلیٰ زندگی تھی، اور جو اس میں شریک نہ ہو وہ کسی نہ کسی طرح کمتر تھے۔ یہ ایمینول کانٹ کا تصور تھا، مگر روسو نے اس تصور کو توڑ دیا۔ خاص طور پر اس کی کتاب ایمیل نے، جو 1762 میں تعلیم پر ایک انقلابی تصنیف کے طور پر شائع ہوئی، کانٹ پر اس کتاب نے گہرا اثر ڈالا۔ روسو نے دلیل دی کہ انسان فطری طور پر اچھا ہوتا ہے، مگر معاشرہ اسے بگاڑ دیتا ہے۔ بچے معصوم پیدا ہوتے ہیں، تہذیب انہیں برا بناتی ہے۔ علم اور نفاست کے وہ پیچیدہ ڈھانچے جنہیں کانٹ سراہتا تھا، روسو کے نزدیک اکثر بہتری کی بجائے بگاڑ کے آلات ہوتے ہیں۔ سب سے بڑھ کر روسو نے اس بات پر زور دیا کہ ہر انسان تعلیم سے قطع نظر، سماجی مرتبے سے قطع نظر، ذہنی کامیابیوں سے قطع نظر ایک فطری وقار رکھتا ہے جسے کوئی
छीन नहीं सकता। किसान प्रोफेसर से कमतर नहीं, खादमा किसी रईस खातून से कमतर नहीं, तमाम इंसान बुनियादी अखलाकी कदर में बराबर हैं। ये एक इंकशाफ था। कांट ने एमील को इसकी इशाअत के फौरन बाद पढ़ा और ये किताब इस पर छा गई। रिवायत ये है कि वो इसे पढ़ने में इतना महव हो गया कि अपनी मशहूर दोपहर की सैर भी भूल गया, जो इसकी ज़िंदगी में सिर्फ 2 बार हुआ। कहानी शायद कुछ बढ़ा चढ़ा कर बयान की गई हो, मगर असर हकीकी था। रूसो के मुताले के बाद कांट एक बदला हुआ इंसान था। कांट ने लिखा, कोट, मेरी फितरत मुझे सच की तलाश की तरफ माइल करती थी। मुझे इल्म हासिल करने की शदीद प्यास थी और इसमें आगे बढ़ने का बेचैन जज्बा और हर कदम पर कामयाबी की खुशी। एक वक्त था जब मैं समझता था कि यही इंसानियत की इज्जत है और मैं उन तमाम लोगों को हकीर समझता था जो कुछ नहीं जानते। रूसो ने मुझे दुरुस्त किया। ये अंधा तासब ख़त्म हो गया। मैंने इंसानियत की कदर करना सीख ली। ये तब्दीली कांट के कमरे में भी नजर आती थी। इसने सजावट के नाम पर सिर्फ एक तस्वीर की इजाज़त दी थी, रूसो की तस्वीर, जो इस दीवार पर लगी थी जहां से वो काम करते हुए इसे देख सकता था। ना न्यूटन की तस्वीर जिसे वो एक साइंसदान के तौर पर सराहता था, ना लाइबनिज़ की जिसके फ़लसफ़े ने इसकी इब्तदाई सोच को शक्ल दी थी, बल्कि रूसो, वो बागी, वो अजनबी, इंसानी मसावात का पैगंबर। इस असर की जड़ें बहुत गहरी थीं। जब कांट ने बाद में अपना इखलाकी फ़लसफ़ा तश्कील दिया तो इसका मरकज़ी असूल ये बना कि हर इंसान को बज़ाते खुद एक मकसद समझा जाए, एन एंड इन इटसेल्फ। कभी महज किसी और के मकसद का जरिया ना बनाया जाए, नेवर अ मीन्स टू एन एंड। ये रूसो की बसीरत थी जिसे कांट ने अपने मुनज़्ज़म अक़लियत के ज़रिए एक बाकायदा फ़लसफ़ियाना असूल में ढाल दिया। यूं द कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव, इखलाकियात का आला तरीन कानून, एक माने में रूसो के जज्बे को कांट की अकल में छान कर पेश करने का नतीजा था। कांट ने रूसो के सियासी ख्यालात भी जज्ब किए। ये तसव्वुर कि जायज़ हुकूमत अवाम की रजामंदी पर कायम होनी चाहिए, कि कानून सब पर यकसा लागू हों और ये कि आज़ादी हर इंसान का पैदाइशी हक है। ये वो ख्यालात थे जिन्होंने अमेरिका और फ्रांस में इनकलाबात को जन्म दिया और यही ख्यालात कांट के सियासी फ़लसफ़े में भी शामिल हुए। कोनिग्सबर्ग का वो प्रोफेसर जो कभी सफ़र पर नहीं गया, जेनुआ के इस आवारा मुफक्कर में एक हम ख्याल रूह पा गया। दोनों इस बात पर यकीन रखते थे कि ख्यालात दुनिया को बदलने की ताकत रखते हैं। दोनों फ़र्द के वक़ार पर यकीन रखते थे और दोनों ने अपने अपने अंदाज में जदीद दुनिया की तश्कील में मदद दी। ह्यूम के फ़िक्री चैलेंज और रूसो के इखलाकी विजन के साथ कांट अब कुछ नया तामीर करने के लिए तैयार था, लेकिन इससे पहले 46 बरस की उम्र में इसे वो पहचान मिलने वाली थी जिसका वो बहुत अरसे से इंतज़ार कर रहा था। वो क्या थी, ये आपको अब अगले एपिसोड में बताऊंगा। अगर आपने एपिसोड एंजॉय किया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।